अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी साहब। कैसे हैं अली, आप ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आपने जैसे कि नोटिस किया होगा कि आज का जो इंटरव्यू है वो छोटा है इसलिए क्योंकि वकास हबीब राना साहब आज हमारे साथ नहीं है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, बताने देना। कौन से सुलेमान द मैग्निफिसेंट हैं जिनको आपने बड़ा लंबा तारुफ कराना था, तो कराना होता है, वकास हबीब राना साहब है। अच्छा नाज़रीन, आप इससे बहुत सारे जो हैं, इससे पहले कि मैं टॉपिक्स बताऊं, आप में बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने हमें सैटरडे को ज्वाइन किया था। हमारी एक्स के ऊपर एक्स डालने वाली स्पेस थी थोड़ी सी, वहाँ पर हमने काफ़ी 2-3 घंटे का एक्स डाला। मकसद हमारा यही था कि हम आप लोगों को इस प्रोग्राम की तरफ खींच के लाएं। ये ना हो कि हम यहाँ से नहीं, और वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर इंटरेक्ट किया। हम चाहते हैं कि वो भी वहाँ पर, क्योंकि एक रेगुलर फीचर हम इसको बनाना चाहते हैं, तो हम एक्स के ऊपर जो स्पेसेस हैं उसको हम थोड़ा सा पहले, एक तो ये तो था ना ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली हमने कहा चलो यार शुगल करते हैं, स्पर ऑफ द मोमेंट थिंग थी। लेकिन अब अगली दफा जो है ना वो जरा थोड़ा सा प्रॉपर्ली मेरा ख्याल है उसको सैटरडे पे रख लेंगे ना, और आवाम को सुने ना। आप हसन साहब आवाम को सुने। मैंने तो जो लोग उस स्पेस में मौजूद थे उनको पता है कि मैंने तो सिर्फ सुना ही है। मैं तो प्रोग्राम में भी सुनता हूँ। गरीब की आवाज सुने आप, गरीब की आवाज नहीं सुनते। पता नहीं, गरीब अमीर का हम वो नहीं करते, बात हम सबकी सुनते हैं। आपको हमें क्या पता। हाँ यार, आप राणा साहब की कभी ना पूरी करें। राणा साहब खुद होंगे तो फिर ऐसी बातें करते अच्छे लगेंगे ना। अच्छा, तो बात यह है कि आप लोग जब वहाँ भी नहीं बोलने दिया, अब मुझे प्रोग्राम में भी नहीं बोलने देते। मेरे लिए तो दोनों जगह एक जैसी हैं, ठीक है। और फिर लोग लेकिन कहते लोग ये हैं कि हसन किसी को नहीं बोलने देता, हसन किसी को नहीं बोलने देता। हर प्रोग्राम के नीचे मैं कमेंट देखता हूँ कि हसन साहब ने पकड़ के रखो, किसी ने बोलने नहीं दे। टॉपिक बता दूं आपको। पहला टॉपिक हमारा ये है कि जजेस की लड़ाई चल रही है। जजेस की लड़ाई चल रही। जज एक साहब जो हैं वो अपनी नौकरी बचाने के लिए तक दो में लगे हुए हैं। पहले उन्होंने सोचा था कि वो पेंशन लेके चला जाता हूँ, लेकिन फिर लगता है उनमें किसी ने फूंक भर दी। आज वो अदालत गए थे, वहाँ पर क्या हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या वाक़यात हैं, वो से डिस्कस करेंगे। दूसरा वाक़या ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओवर द वीकेंड एक जो उनका शहर है सिडनी, उसकी बीच है बॉन्डी बीच, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो गए थे। एक कुछ मुसलमान हैं, अब वो उनकी नेशनलिटी अभी हम असर्टन कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी है, अफगान है, इंडियन है, मतलब सब कर रहे हैं। सोशल मीडिया भी असर्ट कर रहा है, पर वो मुसलमान ज़रूर हैं। और मतलब वो आईसिस के कोई रुकन थे, उनके दिमाग में कीड़ा चला जाता है। ये बार बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं, इनको भाई इनको जब कीड़ा आता है तो भाई जिस मुल्क का कीड़ा ज़ोर से आया है, जिसको इस तरह का वो उधर चला जाए, किसी न किसी इस्लामिक मुल्क का थर्ड क्लास कंट्री मौजूद होगा जहाँ का उनका दिमाग चला जाता है ना, जिस लेवल पे कि वहाँ पे कोई आईसिस के भी कोई सेल्स भी होंगे, मुल्क भी नहीं चलता, डिसफंक्शनल सोसाइटी भी होगी, तो वहाँ चले जाया करें। फंक्शनल सोसाइटीज़ वालों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। जो लोग यहाँ से भाग के गए हैं बेचारे पाकिस्तानी, पाकिस्तान और इंडिया और बाकी तरह से मुसलमान जो गए हैं अपनी जानें बचा के और पता नहीं क्या क्या करके, उनके लिए वो मुल्क भी जो हैं वो बना रहे हैं पुरखतर किस्म के। मैं बहुत सारे लोगों की ट्वीट्स देख रहा हूँ जो नॉर्मल पाकिस्तानी हैं, वो रो रहे हैं बेचारे कि यार तुम लोगों को ये काम करने के लिए बस कर दो, अब हमारी ज़िंदगी क्यों जीवन कर रहे हो। पैसे खर्च के पता नहीं क्या क्या करके लोग जाते हैं यार, वहाँ जाके भी यही मुसीबत हो जाती है। और आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो है जी, एक वीकेंड पे हुआ सारा कुछ यार, वो भी वीकेंड का ही एक जी वाक़या है। जलसा किया गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि 2000 कोहाट में किया गया, कुछ लोग कहते हैं कोहाट लाखों लोगों से भरा हुआ था, कोहाट की तारीख में ऐसा जलसा किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं 2000 बंदे भी नहीं थे। इससे ज़्यादा तो कोहाट के मेन बाज़ार की दोनों साइड पे शॉपिंग करते पाए जाते हैं। अल्लाह जानता है, अली बताएगा हमें कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है। तो अली सबसे पहले शुरू करते हैं जज साहबान से। मुझे एक सवाल है पहले, प्लीज़ एक बात बताओ। जैसा आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो गए जस्टिस जहांगीरी साहब, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, इल्ज़ाम उन पर उनकी डिग्री जाली है, ठीक है। वो गए हैं अदालत में, उन्होंने कहा मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ कि मेरी डिग्री सच्ची है। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि ये फैसिलिटी जो है ये वाली, ये सबको हासिल है कि मतलब अगर आप कुरान पे हाथ रख के दे दें, फर्म कर दें, तो कोई भी आप पे केस कुछ नहीं चलेगा। तो फिर तो कातिल जो हैं बहुत सारे, वो जो कत्ल कर लेते हैं वो कुरान पे हाथ रख के झूठ भी बोल दिया करेंगे। उनको बोलने में क्या, वालिद साहब अक्सर कहते होते हैं कि बेटा अगर कभी ज़िंदगी में आपको पता हो कि आप सच्चे हैं तो कुरान तुसी चुकना है, दूजे नहीं कहना वो, क्योंकि वो चुक लेगा। हाँ। झूठा भी, ठीक है ना। लिहाजा कुरान उठाने की जहाँ तक बात है, देखिए कानून है एक सीधा सा, नहीं वो कह रहे हैं, और उसका कानून का एक तरीका होता है। अब तौसीफ अहमद खान साहब की स्टोरी है वैसे तो, कि वो आपके भी हाँ बिल्कुल, बल्कि तौसीफ अहमद साहब आपने बड़ी सी बात की है। आखिरी पार्ट वाला जो है ना, उसमें तौसीफ अहमद खान साहब को हम दोबारा पिन करेंगे, क्योंकि मुझे उनकी एक बात को कोट करना है इस प्रोग्राम के अंदर, मुझे याद आ गया। तो उन्होंने ये जो स्टोरी है वो उन्होंने डिटेल में काफ़ी बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तो ये जो साहब हैं जहांगीरी साहब जो हैं अल-जुल्फ़िकार का भी गालिबन हिस्सा रहे हैं किसी ज़माने में, और उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी, मतलब पीपल्स स्टूडेंट्स फोरम से तो उनका ताल्लुक था, लेकिन ये कोई मतलब वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। सब लोग ये अपनी अपनी कोई ना कोई सियासी एफिलिएशन होती है, जवानी में क्या होती है, बाद में क्या होती है, लेकिन उनका अल-जुल्फ़िकार से भी ताल्लुक रहा है।
और फिर उसके बाद जो PSF थी, इससे वो गए, फिर वो इस्लामाबाद जब शिफ्ट हुए हैं तो उस ज़माने में पीपल्स पार्टी का दौर था गालिबन, तो उन्होंने जो है वो वहाँ पर कुछ पोजीशंस वगैरह भी सिंध के अंदर भी और फिर इस्लामाबाद के अंदर भी जो है वो पोजीशंस पर रहे। लेकिन फिर जब आया मियां नवाज शरीफ का दौर, तो उस वक्त भी वो अच्छे ओहदे पर बरकरार रहे। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि भाई आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो आपको याद है आज़म नज़ीर तारड़ की एक स्टोरी थी जो कि नया दौर के लिए तौसीफ साहब ने की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके बिल्कुल साथ वाला जो घर है वो सऊदीया में जो पाकिस्तान का सफ़ीर था वो वहाँ पर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ काम कर रहा था, इमरान खान साहब की मोहब्बत में, और उन्होंने हटा दिया था। तो फिर तारड़ साहब ने जो है वो माफ़ी तलाफ़ी करवा के उनको दोबारा से वहाँ भिजवाया और वो दोबारा उसी काम में मुलव्वस पाए गए। तो इनको भी तारड़ साहब ने कराया था सारा काम? इनको भी तारड़ साहब ने जो है ना वो ज़रा, क्योंकि इनकी ताल्लुकात वो उस तरह के इस्लामाबाद में रहते हुए भून साहब के साथ और तारड़ साहब के साथ बड़े अच्छे हो गए, फिर और भी बड़े अच्छे लोगों से ताल्लुकात बन गए। तो जब जज लगने का टाइम आया तो इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, एक तो वो है ना जावेद अब्बासी साहब जो PMLN के सेनेटर हुआ करते थे, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जी, तो उनके साथ बड़ी अच्छी इनकी जो है ना वो अलग थी। वो थे कमेटी के मेंबर जो पार्लियामेंट की जजेस के लिए कमेटी होती है ना, जिसमें से जाते होते हैं, तो वो उनके साथ भी थे। गुलजार साहब के साथ भी इनके अच्छे ताल्लुकात थे। तो गुलजार साहब ने जो है ना वो पता नहीं चेक नहीं हुआ, इनको जो है ना वो नाम भेज दिया, तो ऊपर वालों ने भी चेक नहीं किया। अच्छा, वहाँ पर अब पिछले कुछ अरसे की जो स्टोरी है ना वो ये है कि जब वो ख़बर आई ना कि ये मैं तौसीफ साहब को कोट कर रहा हूँ, जब ये ख़बर आई ना कि वो आपको याद है कि एक लेटर लिखा था सहाफ़ियों ने, वो जजेस ने इस्लामाबाद के, कि जी हमारे जो घरों के अंदर जो है वो कैमरे शैमरे, वो जहांगीरी साहब के घर के अंदर था। बड़ी घटिया हरकत थी। तो उस टाइम पे नदीम अंजुम साहब जो ISI चीफ थे, उन्होंने किसी तरीके से इनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे, उन्होंने कहा कि आप मेरे घर पर ना आए, मसला बनेगा। तो फिर एक और साहब के घर पर उनकी मुलाकात हुई और नदीम अंजुम साहब ने जो है वो उनको ये बताया कि जी ये मैंने सारा चेक किया, जो लोग थे वो गिरफ्तार हैं, ISI से उनका ताल्लुक नहीं है, एक और एजेंसी है उसके लोगों ने ये किया था, तो मेरी आपसे जो है वो गुजारिश है कि आप इसको, तो इन्होंने माफ़ी तलाफ़ी हो गई कि चलो जी ठीक है, ख़त्म हो गया मामला, और वो बड़े खुश भी हो गए कि भाई ISI चीफ ने खुद आके जो है वो मुझे क्लैरिफिकेशन दे दी है, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। बट बाद में दीगर जो दोनों जजेस, तो 5 जजेस थे, उनके प्रेशर में आके इन्होंने फिर दोबारा से जो है वो उसी काम पर लग गए। फिर इनके साथ सलाम दुआ हुई और इनको कहा कि जी आपसे बात हुई थी, और वो बड़े गुस्से में आ गए। फिर तारड़ साहब बीच में पड़े, उन्होंने कहा जी ये बंदा जड़ा है ना मान जाएगा। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। फिर खैर इन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। फिर इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब कहा जा रहा है कि इस दफ़ा जब इन्होंने ये हरकत की, जो भी इस्लामाबाद में जजेस जो हैं वो उन्होंने कहा कि जी इस मामला जो चल रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से, वॉक करके जो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, जी वॉक का एहतमाम होता है ना जजेस तो की, उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि अब बस हो गई है, अब इसके ऊपर जो है वो रेफरेंस चलेगा और फैसला भी होगा। उसके लिए फिर सिंध के अंदर, सिंध की जो कराची यूनिवर्सिटी है, उनको ये टेंशन थी कि भाई हाई कोर्ट का जज है, कोई साढ़े पेटे ही ना पै जाए। तो फिर एक बड़े साहब को सिंध के, उनको जो है वो इन्वॉल्व किया गया, उनसे उन्होंने फिर गारंटी दी कि आप बेफिक्र रहें, आप जो मर्जी करें, आप फैसला दें, सही वाला फैसला दें। अब कहा यह जा रहा है कि जी कोई और बंदा था, उसने जाके पेपर्स दिए हैं, इनके रोल नंबर के ऊपर वो पेपर दिए हुए हैं, रोल नंबर किसी और पे पेपर दिए हुए हैं, रिजल्ट किसी और नंबर पे लगा हुआ है। तो इनका तो ये कहना है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो ये है तौसीफ साहब के मुताबिक कि जी वो उनकी मखसूस मुद्दत होती है, वो पूरी हो जाए तो फिर उनकी पेंशन जो है वो बढ़ जाती है, इतने % तो वो कह रहे हैं कि 1 जनवरी तक मुझे आप रहने दें, उसके बाद जो है वो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। अब लेकिन ये दोबारा से इनका सरेआम जो है वो ललकार, पहले वो कराची में भी एक दफ़ा ललकार चुके हैं जाके हाई कोर्ट के अंदर, अभी भी उन्होंने कहा है कि जी मैं ये अपनी हलफ शलफ उठाने के लिए वो तैयार है। तो अब देखते हैं कि वो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अब इनको क्या हुआ है दोबारा से, चाबी भरी है ना किसी ने, ये किसने चाबी भरी है? चाबी भरी है ना उनमें। अच्छा, किसने चाबी भरी है? चाबी काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है। आज वो गए हैं अदालत में, जाकर उन्होंने टैंपटास करने की कोशिश की है, वो गए हैं, उन्होंने जाकर आप कैसे मेरा केस सुन सकते हैं, आप तो मुझे एतबार ही नहीं है। उन्होंने जाके चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहा, फिर उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। चीफ जस्टिस साहब ने कहा भाई आप गए थे, आपके खिलाफ फैसला हो गया, मामला ख़त्म हो गया, हम वापस आ गए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आई हैव नॉट टेकन इट टू हार्ट ना, मैं आपको कोई टेंशन ना लें।
उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो को वारंटो और पता नहीं क्या इस किस्म की जरा लीगल जो गुफ्तगू वो करते रहे। का मैं आपको बता देता हूं हमारे आवाम को जरा वो होता ही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर वो केसेस चलते हैं जिसमें कोई भी मिसकॉन्डक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आपने बतौर जज की हो, अगर जज बनने से पहले का वाकया हो तो फिर उसके ऊपर जो है वो अदालत में वो को वारंटो की पिटीशन है कि ये चीज़ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर नहीं जाएगी, ये चीज़ जो है वो आप अदालत के अंदर डायरेक्टली सुने। हाँ, वो कह रहे हैं खैर कि ये कैसे हो सकता है कि आप भी जज हैं मैं भी जज हूँ, हम सेम कोर्ट के जज हैं, आप मेरा केस कैसे सुन सकते हैं, मुझे आप एतबार नहीं। और फिर ये है कि उन्होंने कहा कि आपने डायरेक्ट डिवीजन बेंच बना दिया है, ये तो सिंगल बेंच है, पता नहीं उसको सुनना चाहिए था, मेरे पास एक इंट्रा कोर्ट का हक था अपील का, आपने मेरा वो भी छीन लिया है। और तीसरी बात उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं कि आप मेरे खिलाफ क्या केस चला रहे हैं, मुझे तो अभी जुमेरात को पता चला कि मेरे खिलाफ केस चल रहा है, वो जो सारी गुफ्तगू चलती रही उनको नहीं पता था। तो उन्होंने कहा मुझे कागजात दें, वो तो ऑफिशियली तो नहीं ना हुआ। हाँ दिया उनको। फिर 18 तारीख डल गई है, 18 दिसंबर को उन्होंने कहा कि आप तशरीफ दोबारा लेके आएँ। और मैं वैसे इसके अंदर डिस्कशन ये भी करना चाहता हूँ कि जो वकील भाई हैं हमारे मियाँ दाऊद एडवोकेट, जी उनको भी मेरा ख्याल है एक दिन सिटिंग कमेटी में बुलाना चाहिए। वो बड़े मजे के आदमी हैं, बस जर्नलिस्ट भी रह चुके हुए हैं, उनके पास मेरा ख्याल है बड़ी बड़ी कहानियाँ होंगी। तो लेकिन ये है कि फिर आप अनसेंसर्ड चलाओगे उनको फिर हैं। मैं मियाँ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मियाँ साहब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आपको तरह कुछ फॉर्चर्स भी लौटदियाँ पौने आना, तो ताकि वो हमारे ज़रा प्रोग्राम में आ सकें। बाकी मैं ये ऑन द रिकॉर्ड बताता जाता हूँ कि तुमने 2 बंदों का नाम लिया जो दोनों अफसरान हैं बार काउंसिल्स के, ठीक है। आज़म नज़ीर सारताब साहब को भी तुमने रगड़ दिया है। मैंने नहीं रगड़ा, मैंने तौसीफ साहब को कोट किया। हाँ, तौसीफ साहब ने उन दोनों को रगड़ दिया। तौसीफ साहब का हक है वो एज ए सहाफ़ी उनको रगड़ने पर, वो दोनों मेरे चाचे। तो हम एज ए सहाफ़ी नहीं, मैं बताना को दोनों मेरे सहाफ़ी तौसीफ साहब को कोट करें जिसमें उन्होंने एज ए सहाफ़ी। मैं अपनी थोड़ी क्लैरिफिकेशन उनको दे रहा हूँ ना कि बाद में वो कार्ड के क्लिप भेज देगा उनको तो कहेगा साडा भतीजा साढ़े खिलाफ गल्लां करी जा रहा। चाचो मैं नहीं की जे ऐते उन्होंने की। तारिक महमूद जहांगीरी आपके चाचू नहीं, मेरे तारिक महमूद जहांगीरी चाचू नहीं है, लेकिन ताड़रों की तरफ मेरी रिश्तेदारी है, मेरे ननिहाल है, तो फिर वो वहाँ से रिश्तेदारी है मेरी। नहीं, लेकिन देखिए तारड़ साहब जो हैं उनका मैं ये नहीं समझता हसन के इसमें कोई इतनी सी क्लैरिफिकेशन नहीं देनी थी मैंने, जितनी दे दी। मैं वैसे बात कर भी तारड़ साहब जो हैं उन्होंने कोई मतलब कोई आप इसको ये नहीं कह सकते, पाकिस्तान के अंदर सियासत ऐसे ही होती है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, करते हैं, फिर वकील होते हैं और वकील जो है वो एक दूसरे के अगर पावर में होते हैं तो वो अपने करीबी। अच्छा, तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो लीगल नॉलेज है उसके ऊपर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे। लीगल नॉलेज किस बात के लिए अजीब बात कर रहा है तू यार, पढ़ के उनकी डिग्री अगर फर्ज करो नहीं पढ़ के तो भी आ सकता है क्या मतलब आ सकता है? लॉयर में बन सकता है। आप अगर सारी की सारी जो कवानीन है पाकिस्तान के ताज़ीरात पाकिस्तान आपको हिफ्ज़ हो, पढ़ ले। मेरा एक सवाल है छोटा सा, मुझे एक बात बताओ, हैज एनीबडी वकील बनने के भी अहल नहीं है? हाँ, नहीं है। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ और ये सवाल लीगल नॉलेज, और वो तो कुरान उठा रहा है यार, हो सकता है सच्चे। ये सवाल भी मुझे बताओ कि अगर फर्ज करो इनकी डिग्री जाली थी और ये वकील बनने के भी अहल नहीं थे, तो इन्होंने जिन लोगों के केसेस लड़े वो उन केसेस को दोबारा रिव्यू में दिया जाएगा? जिन केसेस पे इन्होंने जजमेंट्स दी हैं, एक ऐसी कुर्सी जिसकी अहल ही नहीं थी उस पर बैठे रहे, क्या उसके साथ क्या होगा? एक इतना बड़ा पेंडोरे का बॉक्स खुलेगा यहाँ पे, ठीक है। उनके जो भी कोई इतनी साल की सर्विस होगी, जितने साल उन्होंने वकालतें की होंगी, ऐसे वकील नहीं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाते हैं, हाई कोर्ट तक चले, नीचे से जाना होता है। सेशन कोर्ट में आप पहले कुछ साल लगाते हैं, फिर ये तो इस तरह की भी आएंगी कि भाई फिर ये इनको ये जज आएंगी ना, इसको लीगल का पता ही नहीं, कि इसको कानून का पता ही कुछ नहीं है। कानून का पता ही नहीं था कि उसकी डिग्री जाली थी यार। हाँ, तो बहुत ये मामला खतरनाक आपने कर दिए हैं जी जहांगीर साहब। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप डिस्क्वालीफाई होकर किसी को फ़ायदा देना चाह रहे हो? हाँ, आपने कोई फैसला कर दिया होगा, आपका मूड बदल गया होगा, ज़्यादा पैसे दो, कर देते हैं काम। अब इसके ऊपर मेरे पे वो हो सकती है अली, ये देख लेना यार, लेकिन वो बेचारे इस पोजीशन में नहीं है। आप देख लेना अली, आप उनको मुश्किल वक्त में रगड़ रहे हैं। मेरे पास तो आपको अच्छे वक्त में रगड़ेंगे, मेरे पास तो आना नहीं है, ठीक है। आपके वालिद साहब के जिस वक्त वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जहांगीरी साहब भी उसमें से निकलेंगे, उस दौर के जाले हैं। अच्छा, पता नहीं उस दौर के जाले हैं। मेरे पास पैसे पूछे कोई नहीं जहांगीरी साहब, अगर सू करना होगा ना तो इदारे को कीजिएगा, मुझे मत कीजिएगा। साढ़े कोल भी कोई नहीं है खुल के करो, तुसी कोई सूसू ना करना, पहले सूसू निकले। तो वैसे जो है वो क्या कहते हैं, तौसीफ साहब को कोट कर। हाँ, तौसीफ साहब भाई, और जो हमने बात की है वो हम तारड़ साहब के हवाले से कह रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? जहांगीरी साहब कौन होते हैं जवाब देने वाले, सवाल पूछने? जहांगीरी साहब हमें सवाल वाले पूछने वाले कोई नहीं होते, लेकिन एक बात है, जज है वो, जज है यार, उनका है, उनकी तौहीने जजेस भी होती है ना, पता है, तौहीने अदालत हो जाएगी, फिर मसाल हो जाएंगे। लेकिन आजकल उनके दिन बुरे हैं, तुम सही कह रहे हो। पुराना वक्त होता तो हमें बाहर ही उन्होंने पकड़ लिया होता। हाँ, बिकॉज इसमें तो है, इसमें हुआ इसी मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तौहीनों की गाली पड़ गई उनको, तो उन्होंने उस बंदे MNA पे, सिटिंग MNA के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे करा दिए, दहशतगर्दी के। तुम सोचो। और एक जज साहब थे, जब उनके ऊपर पर्चा चल रहा था तो वो एक साहब जो थे वो उनको कत्ल की धमकियां दे रहे थे, तो उसके ऊपर 4 दिन लग गए थे। FI उनकी एप्लीकेशन नहीं थी, नहीं ले रही थी। वो कह रही थी क्यों नहीं हम भाई तेरी FI। हाँ, अब उनको सजा हो गई वैसे।
उसी की बात कर रहे हो ना? मौलवी साहब जो थे, मौलवी वो साहब, इफ्तिखार हाँ, साहब जो थे, 10 साल की उनको सजा हुई अपेरेंटली। सही है, अच्छी बात है। धमकियां देते हैं। जब टाउटी करोगे तो फिर यही होगा। अच्छा, मसला फिर ये भी है ना, मौलवी यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसी धमकियां दे दे के ऐसी हरकतें कर करके आदी हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तुम्हें पता चल गया था ना, मैं जाने लगा वहाँ के, जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहाँ की वैसी हरकतें करते हैं यार। अब तुम कहोगे कि ऐसी हरकतें नहीं करते? नहीं, क्यों नहीं करते? अब करेगा एक दफा हुआ है वो G-SUI चार्ली, ओ भाई सारी दुनिया में तकलीफ है यार, हमें भी बहुत दुख है उस बात का, लेकिन आप जाकर वहाँ पर छुरियां मारे उन लोगों को जिनका ताल्लुक कोई नहीं है, वो दफ्तर ही चेंज कर गए वहाँ से, उधर उनका दफ्तर ही नहीं है, आप गए, आप छुरी लेकर खड़े हुए, हुन में की करा, वो G8 बिल्डर्स है, उसने वहाँ पर कर दिया, आप यहाँ से गए, आपने जाके हॉलैंड में, और आप पकड़े भी गए। ये सारी बातें तो तुम कर रहे हो ना, जिसमें उन्होंने किसी मुसलमान के उनको जज्बात को मजरू किया हुआ है, उसकी बातें कर रहे हो। तुम ये बताओ कि लंदन बॉम्बिंग जो थी, लंदन की ट्यूब में जाके उन्होंने जो धमाके किए और गरीबों को मार दिया, उसमें किसके मजरू क्या हुआ? हसन साहब, अगर आपने जिसका दिल करता है जो मर्जी कर लेते हैं। अगर आपने जवाज की बात करनी है तो उसका भी जवाज फिर तराशा जा सकता है, वो है ना उनके पास जवाज, उसमें आईसीस की गवाही है ना। हाँ, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, आया है ना, भी फिर आप तराश कर सकते हैं, कुफार हैं वो, कुफार हैं, उनका खात्मा करना है। के अलावा वो कि जी वो अफगानिस्तान पर उन्होंने जुल्म ज़्यादती की हुई है, वो उसामा बिन लादेन साहब कहते थे कि अमेरिका ने पूरे जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती की हुई है, वो हर जगह पर हमले करता है, तो हम उसके ऊपर जाकर हमला करेंगे। अगर आप जवाज तराशना चाहेंगे तो फिर किसी भी चीज़, हर एक का है, वो G-SUI चार्ली वाले का भी है, वो ऑस्ट्रेलिया वाले का। और अगर आपने कहा है कि नहीं जी दहशतगर्दी विदाउट इफ्स एंड बट्स जो है वो हम उसको कंडेम करते हैं, तो फिर वो सारे के सारे होते हैं। नहीं, हम कंडेम हम उसको भी कर रहे हैं, तुम और फिर ये पकड़े जाते हैं यार जाके। आई एम ट्राइंग टू सपोर्ट देम, मैं तो सिर्फ बात बता रहा हूँ कि चलो वहां पे तो एक रोना ये रोते हैं ना, पकड़े जाते हैं तो पकड़े जाना, उसके बाद और क्या होना है? मतलब यू कांट चेंज योर कलर, यू कांट चेंज योर रिलीजन, इवेंचुअली योर बॉडी विल बी फाउंड एंड पीपल विल रियलाइज कि कौन है आप। वो जो क्या कहते हैं गोरा था, जो वो थोड़ा सा उछालते भी ज्यादा है जब मुसलमानों की बारी होती है, तो ऐसी बात है। लेकिन आप देखें ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड के अंदर, अब जब वो एक क्रिश्चियन था जिसने वो आइलैंड के ऊपर पूरी की पूरी वो पॉलिटिकल पार्टी के बच्चों को जो यूथ है, मस्जिद के ऊपर उसने हमला किया था चंद बरस पहले, तो जसिंडा आर्डन उस वक्त जो है वो वो प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की, तो उन्होंने कहा था कि हम इस बंदे का नाम लेना पसंद नहीं करते, ये हमारे लिए था ही नहीं कभी, ये डज नॉट एग्जिस्ट। और इसमें ये भी अच्छी बात है ना कि वो जो सारा ये कर रहे थे मुसलमान, उनको रोकने के लिए भी एक मुसलमान आ गया है ना, उसकी बात भी करनी चाहिए। उसका ताल्लुक जो है वो गालिबन लेबनान से या सीरिया से। अब इस वक्त तो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और वहाँ पे कोई एक ग्रोसरी स्टोर चलाता है, कुछ सब्जी और इस किस्म की चीज़ें बेचता है बेचारा गरीब, लेकिन उसने हिम्मत की, बहादुरी दिखाई, वहाँ जाके उससे बंदूक छीनना बड़ी बात है। बहुत सारे गोरे भी इधर उधर भाग रहे थे, वो भी कर सकते थे ये काम, उन्होंने नहीं किया। उससे जाके मुसलमान ने अपनी और हनका आपको पता है कि वो यहूदी एक त्यौहार है, और आपको पता है इस वक्त दुनिया भर के अंदर जो है वो एक एंटी सेमिटिज्म को, मैं इसको एंटी सेमिटिज्म नहीं कहता क्योंकि ये फजूल ही एक गोरों ने और यहूदियों ने खुद ही अपने लिए अच्छी सी टर्म बनाई हुई है। एंटी ज्यूइश एक सेंटिमेंट है पूरी दुनिया के अंदर, और वो उसकी वजह एंटी इजराइल एक्चुअली वो एंटी ज्यूइश भी इसलिए क्योंकि वो ऐसे में एंटी इजराइल है। बिल्कुल। तो अब हो ये रहा है कि इन लोगों को होश तो है कोई नहीं कि भाई कौन सा हमास ने कुछ आज़ाद करा लिया, कौन सा हमने जो है वो क्या कहते हैं लड़ा के, या तालिबान ने, कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। तो फिर भाई बेहतर ये नहीं है कि आप जो है वो इसको, और ये जितना नुकसान पहुंचाते हैं इन कॉजेज़ को, आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा शायद मुसलमान ममालिक के अंदर तो उस तरह के प्रोटेस्ट हुए नहीं है जिस तरह के यूरोप में हुए। बिल्कुल, हाँ, इस तरह यूरोप के अंदर इतने बड़े बड़े, लंदन के अंदर जो एहतजाज हुए, 5-5 लाख रुपए लोगों के जो है वो सड़कों पर आए। तो अब उसमें इतनी बड़ी आपके लिए जो है वो क्या कहते हैं सपोर्ट एक मौजूद थी दुनिया के अंदर, आप उसको ख़राब करने के लिए सिर्फ उनके पॉइंट्स को जो वो आपके खिलाफ यूज करते हैं, टॉकिंग पॉइंट्स जो है ना, प्रोपेगेंडा पॉइंट्स हैं, उनको आप जो है वो स्ट्रेंथन करने के लिए, हाँ, और आप ये बोले जो बायसेस ऑलरेडी हैं आप उनको स्ट्रेंथन कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है। और लेकिन एक इसमें ये थोड़ी सी चीज़ भी है कि इसमें एक तुमने वो शुरू में हम प्रोग्राम से पहले ये डिस्कस कर रहे थे, और उसके अंदर इंट्रो के अंदर भी शायद बात ये हुई हमारी तुम्हारी मेरी, तुम ये कह रहे थे कि ये मतलब किसी मुल्क से भी क्या हो, पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, इंडियन है, कोई भी हो, सवाल ये है कि जब आप यहाँ से वहाँ चले जाते हैं और वहाँ के माशरे में रहते हैं, जो कुछ भी होता है वहाँ पर आप पे क्या कोई जुल्म और सितम के पहाड़ टूट जाते होंगे कि आप जो है इस किस्म की हरकतें करना शुरू कर देते हैं। मतलब यू आर गोइंग फ्रॉम दीज कंट्रीज, ये अली इसके साथ बात करना यार, मतलब आप कोई जन्नत से तो नहीं जा रहे हो ना, मतलब आपके जो भी मुल्क थे, आपके वहाँ हालात ख़राब थे या जो कोई मसाइल थे ज़िंदगी के, उन्हीं से बच के भाग के जा रहे हो, तो उनसे तो बेहतर ही वो सोसाइटीज़ होती होंगी। वहाँ पर रूल ऑफ लॉ तो है ना। सबसे ज़्यादा रोना इस दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या थर्ड वर्ल्ड के अंदर ये लोगों का है ना कि करप्शन बहुत है और ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये दो चीज़ें हैं ना। किसी से बात करके देखो, पाकिस्तान में कर लो, इंडिया में कर लो, बांग्लादेश में कर लो, श्रीलंका में कर लो, अफगानिस्तान में कर लो, ये दोनों ने सबके मेन टॉप पे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जब एक ऐसे मुल्क में चले जाते हैं जहाँ दोनों चीज़ें हैं,
तो वहाँ पे क्या मसला होता है कि इस किस्म का हो जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस हसन, एक और बात है, होता ही है कि जब आपके पास एजुकेशन आती है, थोड़े से राइट्स आते हैं, तो उसके साथ फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आती है। आपको पता चलता है कि मैं जो है ना, वो जो मेरे हकूक़ हैं वो इससे ज़्यादा है जितने मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और फिर मुझे सड़कों पर आने की और खुलकर बोलने की और अपने पॉलिटिकल राइट्स डिमांड करने की जो है ना, वो भी एक वो है। दूसरी बात ये है कि उनका कोई ये जो सेकंड जनरेशन है ख़ास तौर पर, इनका कोई जो है ना वो पुराना जो जिस जगह से ये आए हुए हैं उसका कोई मेमोरी इनके दिमागों में नहीं है। ज़ाहिर है सेकंड जनरेशन है ना, फर्स्ट जनरेशन आई थी, तो जो सेकंड जनरेशन है वो ग्रेटफुल नहीं है, वो उसी तरह से ब्रैट है, वो उसी तरह से जो है वो बदतमीज़ है, और वो उसी तरह से समझते हैं कि भाई हम भी, और वो अपने कलर का स्किन का कलर भूल जाते हैं कि हमारे वो वाला कलर नहीं है स्किन का जो हमें इजाज़त है। जिसने चार्ली कर्क को मारा है वो गोरा है, तो उसकी जो है वो पूरी क्रिश्चियनिटी उसकी वजह से जो है वो बदनाम नहीं होगी, लेकिन अगर मैंने मार दिया किसी को तो मेरी दाढ़ी देख के जो है वो पूरे इस्लाम का बदनाम होगा। तो उनके दिमागों में इस तरह की कोई बात नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि अब मैं बात करूँगा वो इनको मिलती नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर जब जाते हैं ना ये, तो इनको वो इज़्ज़त नहीं मिलती, वो फ्रेंडशिप जो है ना वो नहीं होती इनके साथ। तो गोरे जो होते हैं वो थोड़े से रेसिस्ट तो वो होते ही हैं ना, तो वो इनके साथ उस तरह से घुलते मिलते नहीं हैं, और इनके ये उतने मतलब अच्छे भी नहीं लग रहे होते उनको। वो कहते हैं कि यार ये क्या मतलब ये आ गए हैं यहाँ से, तो ठीक है तुम अब खाओ पियो, तुम्हें छोटी मोटी मिनियल जॉब्स करने के लिए बुलाया। इनको फिर जो है वो अपनी फुल इज्जत चाहिए होती है, तो उसकी एक रीज़न है। तो ये घेटोज में रहते हैं, ये तालीम नहीं हासिल करते, ये असिमिलेशन नहीं है। असिमिलेशन नहीं है। वो क्यों नहीं है? वन ऑफ द रीज़न, तुम ये बात तुम्हारी ठीक है कि वो रेसिज्म की वजह से भी नहीं है, मैं मानता हूँ ये बात है, लेकिन वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि हमें अपनी दुनिया बात करने का भी शौक है। हम अगर हमने अपने अपने, और सिर्फ हम उस पाकिस्तानियों में नहीं है ये, जनरली सारी जो इस किस्म की एथनिक माइनॉरिटीज़ होंगी, वो कलर की हों, चाहे वो अफ्रीका से हों, कहीं से भी हों, वो ये करती हैं। पाक मुसलमानों के साथ वाहिद मसला ये है कि ये वाला कि उनमें से अफ्रीकन जो होते हैं या कोई और किसी मुल्क के जो गए होते हैं, वो उठ के तो लोगों को कत्ल नहीं करना शुरू कर देते विदाउट रीज़न। वो अगर वो कत्ल हो भी रहे हैं तो वो कोई आपसी लड़ाई हो सकती है, मतलब अगर स्कूल के यार्ड में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उसमें किसी ने किसी को शैंक कर दिया, कुछ चोरी डकैती करते हुए किसी को कर दिया, जो नॉर्मल तरीकाकार है। उसमें आप ये कह सकते हो कि जिस तरह अमेरिका में आजकल बहुत शोर डला हुआ है कि जो सोमालियंस हैं उनके खिलाफ बड़ा आजकल वो है, बल्कि अपेरेंटली उनकी जो स्टेट है मिनेसोटा की, उसमें बहुत तादाद है सोमालियंस की, और वहाँ पर जो इलेक्शन है सारा का सारा वो सोमालियंस को खरीदने पे लगा हुआ है। पे मैं बात करूँगा, ठीक है, वो सोमालियंस पे खरीदने पे लगा हुआ है, सोमालियंस जो है वो खरीद लें ना कर लें। तो उन्होंने वो एक पूरे स्टेटिस्टिक्स दिए हुए हैं कि सोमालियंस जो हैं वो एवरेज जो कन्विक्शन रेट्स हैं उनका पता नहीं 75 टाइम्स ज़्यादा एक सोमालियन जो है वो कन्विक्ट होता है क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर, या कोई जो भी। खैर पाकिस्तानियों के भी हालात उसमें अच्छे नहीं है, सिर्फ मिनेसोटा में नहीं, दुनिया में देखें तो पाकिस्तानी टॉप जो हैं वो, बल्कि पिछले दिनों कुछ शायद फॉरेन ऑफिस ने वो दी हुई है लिस्ट जिसमें पाकिस्तानी कहाँ कहाँ गिरफ्तार हैं, कहाँ कहाँ जेलों में है। तो वैसे मतलब पाकिस्तानी भी कम नहीं है। ड्रग स्मगलिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, दूसरे पहला ड्रग स्मगलिंग है जो सबसे बड़ा पाकिस्तानी वो क्राइम है दुनिया भर में, और स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ वगैरह में ज़्यादा। लेकिन जहाँ वाइट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा क्या पाकिस्तानी वो क्राइम है? सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, सेक्स विद अ चाइल्ड, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, तो इस किस्म की चीज़ें तो हैं। क्या कह रहे थे तुम? ट्रंप ने एक तकरीर की है, हाँ, और उस तकरीर के अंदर मुझे बड़ा मज़ा आया सुन के, कसम से। मैं ट्रंप की बात, और वो भी मतलब अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए सुनते हुए दुख तो होता है, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं हार्टलेस होके। उसने कहा कि जी ये लोग सोमालिया से उठकर यहाँ पर आते हैं, सोमालिया जाएँ ज़रा, इनकी हालत देखें वहाँ पर सोमालिया में कैसी है, और ये वहाँ से उठकर आते हैं और फिर उसके बाद ये यहाँ पर आते हैं, और अगर ये फिर हमें आके बताते हैं कि आपका सिस्टम नहीं ठीक। हालांकि अगर ये जन्नत से आ रहे होते ना, और ये हम आके ये हमें कहते हैं कि भाई तुम जन्नत से हम आए हैं, यहाँ तो बड़ा बुरा हाल है, लेकिन ये जहन्नुम से आ रहे हैं उसके अल्फाज है ये, देखिए ये जहन्नुम से राइट ना, एंड ही इज टोटली राइट। मैंने ये तो बात अभी स्टार्ट करते हुए कही कि आप जहाँ से जा रहे हैं, जिसको छोड़ के आप भागे हैं, जिन जगहों से आप जा रहे हैं जिस बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उस बेहतर मुस्तकबिल में सिमुलेट करें। यहाँ पर जो है वो हमें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, फॉर्म 47 की हुकूमत है, यहाँ पर हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पर जो पाकिस्तान के अवाम है उनको जो है वो एक मखसूस इदारा है वो दबा रहा है, और पाकिस्तान में जो है वो कोई करप्शन हो रही है, और यहाँ पर जो है वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म है, और हम जो है ना वो पाकिस्तान से भाग के बाहर जा रहे हैं। आधे से ज़्यादा वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाके कहते हैं कि जी हमें जो है ना वो सेक्टेरियन वायलेंस की वजह से ना हमें वहाँ से भागना पड़ा है, तो हमें असाइलम दे दो। हम जो है ना वो LGBTQ हैं, तो हमें जो है ना वो असाइलम दे दो क्योंकि हमें पाकिस्तान के अंदर मार देंगे। हम जो है ना वो वहाँ पर जो ब्लास्फेमी के लॉज हैं वो बड़े सख्त हैं, हमें जो है ना वो यहाँ पर राइट दे दो। हमने कास्ट से बाहर शादी की थी, हमने सियासी जमात को सपोर्ट नहीं किया, हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप आ गई है, तो हमें बचा लो, हमें यहाँ से ले जाओ।
वो सब कुछ जो है वो करने के बाद वहाँ जाके फिर आप ये कहें कि हमें ना वही निज़ाम अब यहाँ पर हाँ यहाँ पे तो ऐसे ही है। तो ये हमें जो है वो थोड़ा सा इस ये बात खवातीन बीचेस के ऊपर छोटे कपड़े पहन के क्यों फिरती हैं, इनको पता नहीं है कि ये अच्छी अच्छा, बात और नहीं है। तीसरी बात यार, ये आईसिस का जो बेहयाई फैला प्रोपेगेंडा है रही ना, है। इसमें थोड़ा सा जो है वो गोरों के मुल्कों का, बस मैं इतनी बात जरूर करूंगा हाँ। कि आईसिस का प्रोपेगेंडा जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। हाँ। ठीक है, वो व्हाट्सएप के ऊपर बहुत स्ट्रांग है। दे नीड टू, आई मीन They need to crack down on that. उनके पास 2 ऑप्शन हैं। हाँ। एक ऑप्शन ये है कि वो बड़ी सख्ती से बड़े महंगे महंगे सॉफ्टवेयर लगाएं, अपने लोगों के जो राइट्स हैं, उनकी जो प्राइवेसी है उसको इन्फ्रिंज करें और किसी तरीके से उसमें घुसें। और दूसरा पंजाब पुलिस ले जाएं। नहीं, दूसरा ऑप्शन है हाँ। इमिग्रेशन बंद कर दें। वो तो अच्छा, बस दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन। मतलब ये हो ही रहा था, ये हर जो वाकया होता है उससे एक और मुल्क हमारे लिए बंद हुआ ये कि जब 2000 ये जो 9/11 हुआ और उसके बाद से ऑनवर्ड्स मुश्किलात मुसलमानों की भी दुनिया भर में हुई। ये तो आप उन मुसलमानों से पूछे ना जिन्होंने वो बैकलैश सहा। अगर गोरा वैसे ही रेसिस्ट है तो उसके बाद आप ये सोचेंगे जब उसके मुल्क में इतने सारे बंदे मर गए और उसने आइडेंटिफिकेशन हो गई कि ये मुसलमानों ने मारे, तो उसने उन मुसलमानों के साथ किया होगा जो मोहम्मद थे, जो फलाने थे और जिनकी दाढ़ी थी और सब कुछ। सरदारों को नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ, सरदारों को नहीं छोड़ा, तो उनके ऊपर बुरा वक्त उन्होंने गुजारा। बिल्कुल ठीक है। फिर इवेंचुअली आईसिस और ये सब इनकी पावर उस तरह की नहीं रही जिस तरह की एक ज़माने में हुआ करती थी। अब ये है कि वो दोबारा से वो ये, अब इसकी इस हरकत के बाद आप इमेजिन करो कि जिस मुल्क का भी होगा उस मुल्क की तो जो कोई भी लोग आगे जाएंगे उनकी स्क्रीनिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। एट सम पॉइंट वहाँ पे ज़्यादा शोर डलेगा कि इनका आना बंद कर दो। अमेरिका में तो है, बरतानिया में भी हो रहा है, हर जगह ये बात चल रही है। हो रहा है वो इंडियंस के खिलाफ तो इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, तो अब आप उन्होंने डाइवर्ट कर लिया अपनी तरफ, उन्होंने अपनी तरफ कर लिया। आप इंडियंस को बुरा भला कह रहे, ओहो रुको हमारी बारी भी है, रुको सब्र करो, हम देखो क्या तमाशा खड़ा करते हैं कि सब भूल जाएंगे लोग। फिर होता ही है ना कि जो लोग बेचारे यहाँ से और जाने वाले हैं उनके रास्ते बंद हो जाते हैं। अब यहाँ कितने नौजवान हैं हर साल पाकिस्तान और छोटे मुल्कों से जिनका है एक्चुअल देयर स्पेस फॉर देम टू एक्चुअली गो देयर, बिकॉज वहाँ पे भी नौकरियां हैं, कारोबार हैं जो किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है मीनियल जॉब जिस तरह तुमने कहा ना वो गोरा खुद करने को तैयार नहीं, तो ये लोग कर लेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे, इसमें भी कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में वही मीनियल जॉब करने के 50,000 मिलेंगे तो वहाँ वही जॉब करने के 5-6 लाख मिलेंगे, तो पीपल विल डू इट। बात यह कि अच्छी बात नहीं है इस किस्म की हरकतों से। हमें अपनी सोसाइटी के अंदर से भी करना चाहिए कि जहां हमें ऐसी चीज़ें पता चलें, और ये उन लोगों का भी जिम्मेदारी जो वहाँ बरतानिया, अमेरिका, कनाडा जहाँ भी रहते हैं, कि अगर आपको ऐसा कोई शख्स नजर आए जो इस किस्म की हैंकी पैंकी करने का आपको ज़रा सा भी शक हो तो शिकायत लगा दें फ़ौरन, डरे मत, क्योंकि उसके पकड़े जाने से उसको इतना नुकसान नहीं होगा। अगर वो बेगुनाह होगा तो छूट जाएगा, लेकिन अगर वो इस किस्म का कोई नकम्मा आदमी निकला है, इसको भी इन्होंने 2019 में रेडार पे आया था, ये उनके पकड़ ही लेते तो ये मसला ना होता, ये जाने ना होती। और आगे जो आने वाले दिनों में बैकलैश होगा, ऑस्ट्रेलियंस वैसे भी बहुत रेसिस्ट हैं, तो पता नहीं आने वाले दिनों में इन लोगों के साथ क्या करेंगे। आगे चलते हैं जी, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन रेसिस्ट नहीं है, हम भी रेसिस्ट हैं। हमने इसलिए सबसे आखिर में रखा है पख्तून नेशनलिज्म का जो सबसे बड़ा लीडर है इस वक्त आपने अडियाला जेल में बंद किया हुआ है, ठीक है, उसकी बात आपने सबसे एंड में लेके आए हैं। लाहौर का रहने वाला होगा, लाहौर का रहने वाला, लेकिन वो पख्तूनों का लीडर है, पंजाबियों का भी लीडर है, लेकिन उसको पंजाबी बोलता है। तो वो कर रहे हैं यार, वो पख्तून आगे बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि शायद इमरान खान जो है उन्हीं का लीडर है, कोई वो बादशाह खान पार्ट 2 है या कुछ इस किस्म का है जिसको कोई पंजाब की एस्टैब्लिशमेंट ने टांगने का फैसला कर लिया है। लग नहीं रहा है, वो कहते हैं कि ऐसी करती है इस्लामाबाद पर तसल्लुत जो है वो इसी तरह कायम होता है, तो फिर ठीक है। वो हमला करना चाहते हैं इस्लामाबाद पर, उन्होंने कहा हम आएंगे इस्लामाबाद पर, इस बार तुम्हारा बाप भी नहीं हमें रोक सकेगा, कफन पहन के आएंगे। हम कफन पहन कर आएंगे और अगर वापस आएंगे तो फिर कफन में हमारी वापस आएंगी लाशें, या फिर हम इमरान खान को रिहा करा देंगे। एक दफा कफन में वो गए थे तारुक कादिर साहब भी, नहीं गंडापुर साहब तो भी गए थे, गंडापुर साहब ने भी यही कहा था मैं कफन पहन के जा रहा हूँ। ओ तारुक कादिर साहब ने कफन पहन लिया था, भूल गए, वीडियोस थी, खवातीन बच्चियां रो रही थी, वो कफन पहन रहे थे, कफन पहन लिया है, मैंने ऐलान चल रहे थे, कब्रें भी खोद रहे थे वो, हाँ खोद रहे थे ना, और फिर क्या हुआ, वो कनाडा में जाके सुकून कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने भी करना है। तुमने कहा गंडापुर साहब ने भी किया था, उन्होंने खुद कर लिया कफन, कफन किधर गया? नहीं, वो जैसी गोलियां चली तो वो भागे थे, और साथ उन्होंने कहा कि जी अब इस दफा गोलियां हमें लोग जो है वो टीवी पर बैठकर जो है वो टाउट सहाफ़ी जो है वो डराते हैं कि हमें जो है वो गोलियां, कहते हैं डरते हो गोलियों से, अवाम ने कहा नहीं डरते। वो अवाम जितने भी थे, अब इससे कता नज़र मतलब वो जो पूरा ग्राउंड है वो अगर भरा हुआ भी होता तो 4,000 की वहाँ कैपेसिटी है, वो आधा भी नहीं भरा हुआ था, तो 2-2.5 हज़ार बंदा था, लेकिन उसके बावजूद लड़ने झगड़ने के लिए बहुत है, 2-2.5 झगड़ने के लिए बहुत है, लेकिन वो भी वहाँ पर था ना। पता नहीं कितना इनमें से आएगा इस्लामाबाद की तरफ, कितना चलेगा, कोहाट से इस्लामाबाद बहुत दूर है। तो वो जो है क्या कहते हैं, एक उन्होंने ये बात की। फिर वहाँ पर शफी जान साहब जो है उन्होंने ये कहा कि दोनों दोस्त तुम्हारे कॉलेज के ज़माने के दोनों दोस्त हैं, वज़ीर आला साहब भी और ये भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसी की तैसी, ओए होए होए, उन्होंने ये कहा है। तो अब इसमें लेकिन एक मतलब ये एक मिक्स सिग्नल है उस हवाले से कि अभी आपने एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि भाई सलमान अकरम राजा साहब जैसे लोग जो हैं वो हैं, और पॉलिटिकल ओहदेदार हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो उसमें वो वाले हैं जो कि बुनियादी तौर पर थोड़े से ज़रा मतलब उनसे बात की जा सकती है, और वो उस तरफ पार्टी को लेकर जा सकते हैं जिनसे बात की जा सके।
माइनस इमरान खान है उसमें। उसकी वजह यह है कि उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इमरान खान साहब से, इस वजह से ये कमेटी तश्कील दी गई है कि इसमें फ़ैसले नहीं हो पाते जो पुरानी वाली थी, और इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती हमारी, तो उस सूरत में हमने क्या करना है, तो पार्टी की कोई ना कोई एक, तो वो उन्होंने 23 मेंबरान की कमेटी बनाई है। अब ये 23 मेंबरान की कमेटी में जो लोग हैं उसमें से आप देखें कि मुराद सईद इसमें शामिल नहीं है, शहबाज गिल इसमें शामिल नहीं है, इसमें शंदाना गुलजार शामिल नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के उसमें शामिल नहीं हैं अब, जो कि कहा जाता है कि जी वो बड़े ख़तरनाक किस्म के लोग हैं। बट एट द सेम टाइम ये जो 2-3 का ग्रुप है, मसलन शफ़ी जान है या मुराद सईद हैं या वो जुनैद अकबर साहब हैं, वो वहाँ पर खड़े होकर जो है वो वैसी ही तकारीर फरमा रहे हैं। अब ये इस कमेटी का काम है कि अब किस तरह से स्टीयर करती है इसको। यार ब्लैंड खाना तो कोई नहीं खा सकता ना ली, मिर्च नमक मिर्च मसाला से चला तो खाने में होता है ना, तो फिर वो उस कमेटी में हाँ, नमक, वो थोड़ा मिर्च, सा तो मसाला होना रखा चाहिए थोड़ा सा। हाँ, लेकिन अब देखते हैं प्रिवेल कौन कर पाता अच्छा है। प्रवेल इसमें क्या करना है, खान साहब को जेल से निकलवाना बाहर, ये मकसद है? यार वो कल मैं देख रहा था एक इंटरव्यू, वो उनका जो है ना वो काज़मी साहब, अख्तर काज़मी साहब, तो उनका तो ये उन्होंने कहा मेरी खबर तो यही है कि मैं जो कि पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं रखती, और नवंबर से पहले भी ये कहा गया था, तब भी मैंने ये कहा था कि उनका कोई इरादा नहीं है। हाँ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही वो कोई इस तरह का, अब उस पर मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब का कहना था कि जी वो बंद करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद और केपी और पंजाब के दरमियान जो सरहद है उसको बंद कर देना, हमने आने जाने नहीं देना, जिसको मुझे लगता है कि जो कि ज़्यादा चांसेस इसी चीज़ के हैं कि ऐसा कोई इरादा उनका बन रहा है। मतलब वो हड़ताल करेंगे इस तरह की, ये बंद कर देंगे? अफगानिस्तान से उनकी ट्रेड नहीं है, पंजाब से भी वो ट्रेड खत्म, नहीं, ये सोच रहा हूँ क्या बड़ी करेंगे, अच्छी लैंड लॉक्ड होकर इस किस्म के काम करेंगे। अक्लमंदी का फैसला है। अच्छा खान साहब जेल में हैं, खान साहब के ऊपर प्रेशर होता है या नहीं होता, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट चलती रहती है ना सारा वक्त। आज वैसे वो भी चल रही थी, आपने देखी वो पिक्चर खान साहब के ऐसे पुशअप्स करती हुई, जो उनकी बहन ने कहा 100%, उनकी बहन अलीमा खान साहबा ने कहा 100% ये जेन्युइन है। उसके अलावा उन्होंने तो कह दिया, फिर एक गवाही देने के लिए भी कोई वकील साहब भी आ गए, उन्होंने कहा मैंने खुद खान साहब को इस टी शर्ट में देखा था आखिर जब मैं उनसे वकील बन के मुलाकात करने गया था, वकील बन के। फिर बहुत सारी हैं उसमें, किसी में इमरान खान साहब को मुर्गा बनाया हुआ है, किसी में उनको कूड़े वाली डब्बे में ये इफ़ी, ये जो कूड़े वाली ये तो इफ़ी नहीं लगाई हुई है, वो इफ़ी व्यूज़ बात आजकल इफ़ी की वैसे बड़ी चली हुई है। पिछले कल परसों मैं देख रहा था किसी प्रोग्राम में यूट्यूब के चैनल पे उसकी फुल चल रही थी कि इफ़ी ने ये काम किया, इफ़ी ने वो काम किया, इफ़ी पैसे मांग लिया करेंगे हम तेरे से अब कौन इस चक्कर में कि तेरी प्रमोशन कर रहे हैं। हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, आपने प्रमोशन किया, मैंने तो जो चीज़ देखी मुझे तो ये भी नहीं पता, मुझे तो व्हाट्सएप में किसी ने तस्वीर ही भेजी थी। तो बात ये कि ये हो रहा है। अच्छा, और अब अगर वो कह रहे हैं कि जी ये ओरिजिनल है तो फिर बहुत अच्छी बात है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, हमें ये खुद ही बताते हैं जी उनको स्लो पॉइजन कर रहे हैं। कौन सा उनको वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो कौन सा पॉइजन है, कब से 3 साल से स्लो चल रहा है, कितना स्लो है वो हटे कटे हैं, वर्जिश करते हैं, भागते हैं, रोटी शोटी सब खाते हैं, सही सब एलिया को उन्होंने हारपिक के 3 कतरे डाल के दे दिए थे खाने में। जरासीम समझा हुआ था उनको? नहीं, उनके पेट में जरासीम थे। अच्छा, इसलिए। अच्छा बात ये है कि इसमें हम एक छोटी सी बात, अभी वो जो तौसीफ साहब वाली है ना, वो मैंने कहा क्या करनी हुई है। जी। तौसीफ साहब के साथ ना हम एक शो किया करते थे, तो उस पर उन्होंने बात की, हम श्योर उन्होंने और भी जगह पे बात की होगी। वो अपना वाकया सुनाते हैं खान साहब का, मुशर्रफ के दौर का, जब वो गिरफ्तार होकर तो रहीम यार खान जेल में चले गए, दौर के लिए आर्टिकल हाँ लिखा हुआ है, वो उसके ऐनी शाहिद है। उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो देखने वाली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ना अपनी उस वक्त बेगम होंगी साहब का ऐप, तो उनको फ़ोन किया और कहा कि इस तरह ना ज़रा थोड़ा कुछ कर शर। तो मैंने तब से वो बात जेल में रखी हुई है कि खान साहब पे जब एक्चुअल प्रेशर डलता है ना, या खान साहब जब प्रेशर फील करते हैं कि मुझ में कुछ प्रेशर है या मैं कुछ इससे बाहर निकलूँ, तो वो क्या करते हैं, आप ये कैसे बता सकते हैं? वो आप तब बता सकते हैं जब आप देखेंगे जमाइमा की एक्टिविटी क्या है। पिछले 2-3 दिन में अगर आपने देखा हो, 4-5 दिन में उन्होंने इलॉन मस्क को भी बुरा भला कह दिया, कहता है कख तेरा ना रवे, नता कख तेरा ना रवे, इस तरह कर लिया। बाय द वे वो नूरुल्लाह साहब ने उसको निकाला है, वो कह रहे हैं कि मैंने सारी की सारी पे जाके एक्टिविटी चेक की है, उनकी जो रीच है उस पर कोई कभी वाकई नहीं हुई। खैर वो कम उन्होंने तो कह दिया ना, तेरा कख ना रवे, मेरा कख ना रवे, मेरे बालां दा प्यो जेड़ा जेल च गया ते तू जेड़ा मेरी रीच खत्म करी जा रहे हैं, तेरा बेड़ा करक हो जाए। फुल उन्होंने जेड़ा देसी तरीके में, मॉर्गन भी आया, फिर हाँ देसी और सारे हैं। आप नोटिस करें कि खान साहब का जब प्रेशर खान साहब पे हो तो वहाँ से जमाइमा खान साहब जो है वो अपनी फुल एक्टिविटी शुरू कर देंगे। जब वो थोड़ी ठंडी होकर बैठ जाएंगी तो आप समझ लें अब खान साहब चिल में, खान साहब समझ रहे हैं अब गेम मेरे हाथ में है। लेकिन ये इसको अगर हम टाइमलाइन के साथ देखें कि पहले खान साहब के बेस्ट बडी जो हैं उन्हें 14 साल के लिए अंदर किया जाता है, ठीक है, फिर खान साहब पे प्रेशर डलता है, फिर जमाइमा जो है वो मैदान में आ जाती है, ठका काम चलना शुरू होता है। फिर ये शफ़ी साहब और ये आगे कह रहे हैं हम कफन पोश हो जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। बेसिकली नाउ ही नोज दैट इट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टू देम। ऑल ऑफ दीज पीपल एक्चुअली हैव अ वेरी गुड आइडिया क्या होने वाला है इनके साथ, ठीक है। वन ऑफ द रीज़न ये है कि इन्होंने किया हुआ, जिसने किया होता है उसको पता होता है मैं क्या क्या किया, जब पकड़ा जाऊंगा तो क्या क्या पकड़ा जा सकता है। वन ऑफ द रीज़न ये है। दूसरा ये भी है कि हिस्टोरिकल जो तरीकाकार है ना, उसको भी बंदा पैटर्न को पढ़ लेता है। मैं हैरान हूँ, इमरान खान साहब के साथ इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने सारे वो लोग मतलब अकले कुल समझने वाले अपने आप को,
ये 2025 का दिसंबर है, खान साहब निकाले गए थे 2022 के अप्रैल में। जी। खान साहब अच्छे बच्चे बन के बैठे होते हैं, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इस वक्त खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार होते। कोई इलेक्शन हो रहा होता आजकल में जिसमें खान साहब को वज़ीर आज़म का बिल्कुल ऐसे ही। वो कैंडिडेट इदारे ने बनवा दिया होता, दोबारा इदारे नहीं वापस गोद में लिया होता, कोई टेंशन नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही। बट आप लेकिन वो मुल्क की आज़ादी के लिए खड़े हो गए ना, कौम की आज़ादी के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बस उठो मेरी दुनिया के लोगों, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, हिला रहे हैं वो। गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकीन से। यस। ये गाना ना गाया होता तो हमें याद भी ना होता कि इकबाल ने क्या कहा। इतना के तो गाना चल पड़ा था तो इसलिए हो गया था। अच्छा खैर, प्रोग्राम खत्म कर लेते हैं। दो बंदों की गुफ्तगू लोग इतनी सुन सकते हैं, ठीक है। लोगों ने कहना ये इतनी भी तीसरा नहीं सुनी हुई, कई लोग तो जा चुके होंगे। नाज़रीन, आज के लिए प्रोग्राम इतना ही। इंशाल्लाह कल राना साहब वापस हमारे साथ होंगे तो मज़ीद जो है हमारे वो हैं अभी हमारे साथ ही हैं, प्रोग्राम में साथ होंगे। भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं है राना साहब की। हमारे साथ ही हैं से मेरी मुराद ये है कि वो हम उनकी प्रेजेंस को इस वक्त भी अपने रूहानी दरमियान प्रेजेंस महसूस उनकी हमेशा स्टूडियो में होती है ना। आखिरकार वो कि सिटिंग हम कमेटी चले के जाते हैं बानी। रात को, वो यहाँ पर चाय पी रहे थे। ऑन दैट नोट आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। मुझे हसरत ख़ार और अली फारसी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।